नमस्कार, मैं संजीव चंदन। इस त्रिकाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा हटके का एक और नया एपिसोड। मेरे साथ हैं अजीत द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, बिहार के, देश के जो दर्शक हैं और जो पत्रकारिता से थोड़ा सा भी वाकिफ हैं, जो पत्रकारिता प्रिंट और विजुअल से वाकिफ हैं, वो अजीत द्विवेदी के नाम से भी वाकिफ हैं। तो अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि कांग्रेस को ऑपरेशन थिएटर में ले आया गया है, और लेकिन ऐसा लग रहा है कि अनुभवहीन और जोशीले डॉक्टर्स की टीम ने उसको, जो है बेचारा जो मरीज है, उसके इर्द गिर्द खड़ा कर दिया गया है। प्रोफेसर की निगरानी भी नहीं है, ऐसा लगता है। उस पर बात करेंगे अगले आधे घंटे में। बड़ा विचित्र है कि एक मानगी के तौर पे कि वक्फ बोर्ड के मसले पे पटना में गर्दनीबाग में एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। वहां तमाम लोगों को बुलाया गया है, मुस्लिम वोट की दावेदारी है, और उस वक्त में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू दिल्ली से आते हैं और मौर्य लोग के एक कार्यक्रम में चले जाते हैं। हालांकि वो पार्टी का ही कार्यक्रम था, अनुसूचित जाति का एक की बैठक थी, वहां चले जाते हैं। वक्फ बोर्ड की बैठक तक जब तक वो पहुंचते हैं तब तक इफ्तार वगैरह का टाइम हो चुका होता है और लोग निकल चुके होते हैं। तो ये मसला है। आप जब राजनीति कर रहे हैं तो एनजीओ स्टाइल की इस राजनीति का क्या असर होगा, कितना असर होगा, क्या कर पाएंगे बिहार में, जो ऑलरेडी लगभग, मैं डेथ बेड नहीं कहूंगा, लेकिन पूरी तरह बीमार हो चुकी थी। और उसके ऑपरेशन की, और ऑपरेशन जो का जो अभियान है वो राहुल गांधी के सोशल जस्टिस के मुद्दे के साथ सिंक्रोनाइज करने का अभियान है। तो उसी पर हम लोग बातचीत करेंगे कि ये जोशीले डॉक्टर्स और अनुभवहीन डॉक्टर्स क्या कुछ गुल खिलाने वाले हैं कांग्रेस के साथ। अजीत जी, एक बार आपका फिर से स्वागत है। सबसे एक छोटी टिप्पणी सबसे पहले मेरे इस इंट्रो पर ही। देखिए संजीव जी, ये जो आपने कहा ना, आप यहीं से शुरू करते हैं, बाकी चीजें हम लोग धीरे धीरे अपने आप चर्चा में आ जाएंगी। जो आपने कहा ना कि जोशीले और अनुभवहीन डॉक्टरों की टीम चीरफाड़ कर रही है कांग्रेस के एक बीमार कांग्रेस को, ये हम एक दूसरे रूपक में हम इस बात को कहते हैं कि जब मरीज उठता है किसी बीमारी से या उसकी बीमारी ठीक होने लगती है तो उसको पुराने चावल का पथ्य दिया जाता है, नए चावल का पथ्य नहीं दिया जाता है। उसको पुराना चावल खिलाया जाता है ताकि वो सुपाच्य होता है, उसको आसानी से हजम होता है उसकी, और जब उसका स्वास्थ्य लौटता है तो फिर उसको नया अनाज खिलाया जाता है। ये बात हमेशा राजनीति पर भी लागू होती है कि जब आप मुश्किल समय में होते हैं, जब आपकी पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही होती है, तब आपको अनुभवी पुराने लोगों की जरूरत होती है। सिर्फ राजनीति संभालने के लिए नहीं, सिर्फ कोई एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए नहीं, सिर्फ जाति का समीकरण बनाने के लिए नहीं, आपको कई तरह के अनुभव की जरूरत कई कामों के लिए होती है। आपको संसाधन जुटाने की जरूरत होती है, आपको भीड़ जुटाने की जरूरत होती है, आपको अपने सहयोगी पार्टियों के साथ, अभी जो अलायंस का दौर है उसमें उनके साथ गठबंधन की बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अनुभव वाले व्यक्ति की जरूरत होती है, पुराने की जरूरत होती है। कांग्रेस को इस समय ऐसी जरूरत थी कि वो पुराने लोगों को साथ में लेकर के चलती, आगे करके चलती, उनके जरिए गठबंधन की जो अलायंस के नुआंसेज होते हैं, जो हम लोग बार बार देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर बात टूटती है, उनको संभाल सकें जो लोग, और जितनी जरूरत आज आपको है जो संसाधन हर तरह के जुटाने की, उसको आपके लिए कर सकें। कांग्रेस ने यहाँ क्या किया? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास ऐसे नेता नहीं है, कांग्रेस के पास इस तरह के अनेक नेता है। अखिलेश सिंह तो एक चेहरा, अखिलेश सिंह तो एक थे, लेकिन इसके पहले जो मदन मोहन झा थे या उसके पहले जो पुराने नेता रहे, आपके पास तारिक अनवर भी हैं, आपके पास शकील अहमद खान भी हैं, आपके पास और कई नेता हैं प्रदेश कांग्रेस के पास, उनको आप आगे कर सकते थे। वहां प्रभारी के तौर पर भी आपके पास पुराने लोग थे, जिनका इस्तेमाल आप चुनाव से 6 महीने पहले करते तो बेहतर होता। तो ये एक अति उत्साह में कांग्रेस ने ये स्टेप लिया। हम लोग ये कह सकते हैं संजीव जी कि राहुल गांधी को लगा कि हम जहां हैं वहां से नीचे क्या जाएंगे। ये संभव है कि नए चेहरे आगे करके, नए डॉक्टर्स ले आकर के, हो सकता है कि हम नौजवानों में कोई उत्साह भर दें, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम और कन्हैया कुमार के जरिए हम अपना वो पुराना वाला समीकरण ले आए। आप देखिए जो पुराने समीकरण जिसमें अभी विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हैं और
3 MP में से 2 MP मुस्लिम हैं, तो हम ये समीकरण बना ले कि मुस्लिम, दलित और असवर्ण का अगड़ा का जो हमारा पुराना जो वोट का आधार है उसको वापस दे। अब देखिए, अभी जो राहुल गांधी ने नियुक्तियां की, जितने महासचिव बनाए, 2 महासचिव बनाए, और जो प्रभारी सचिव बनाए, उसमें जो फॉरवर्ड चुना गया बिहार में ले आने, फॉरवर्ड जो प्रभारी चुना गया वो बिहार के लिए चुना गया। कृष्णा अलावारू को ले आया गया, जैसे बीके हरिप्रसाद पिछड़ी जाति के थे या और भी जो पिछड़ी जाति के थे उनको बिहार नहीं ले आया गया। तो एक फॉरवर्ड महासचिव ले आए आप प्रभारी बना करके, एक फॉरवर्ड चेहरा आगे किया आपने कन्हैया कुमार का, और दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मुस्लिम चेहरे आपके पास हैं। तो एक राजनीति तो ये दिख रही है कि ये माना जा रहा है कि हम जहां हैं वहां से नीचे क्या जाएंगे, 6-7%, 8% वोट के नीचे हम क्या जाएंगे। तो अभी ही चीरफाड़ करते हैं, 6 महीने में क्या पता ये जो शॉक थेरेपी हम दें उससे कांग्रेस में जान लौट है। कई बार ऐसा होता है ना कि आईसीयू में लेटे मरीज को शॉक थेरेपी देने की जरूरत होती है। ये लगता है कि ट्रेडिशनल जो दवाएं हैं, ये इलाज है, उससे ठीक नहीं हो सकती हैं चीजें। तो आपने शॉक थेरेपी का रास्ता चुना है। लेकिन शॉक थेरेपी में भी 2 चीजें थी। एक थी कि आप सोशल जस्टिस के प्लिंथ पे, चूंकि यहाँ बबूल का पेड़ है उस पे आम उगाने की कोशिश है, तो आप चलिए कर रहे हैं। लेकिन आपने सही कहा कि जो अब इनके अनुभवी प्रभारी थे भूपेश बघेल और कुर्मी जाति से आते थे, बिहार में बड़ी जरूरत थी। आप दूसरों के, जैसे मुस्लिम वोट मिले या ना मिले, लगातार बीजेपी और ये जो नीतीश कुमार है वो हिट करते हैं, बीजेपी तो कर ही रही है, उदासीन करने की कोशिश होती है। आपने कुर्मी यदि अनुभवी नेता यहाँ लाया होता, हरिप्रसाद थे, बनिया जाति से आते थे, तो शायद एक बेहतर स्थिति हो सकती थी। लेकिन जोशीले और अनुभवहीन, इसीलिए मुझे लगता है कई बार जेएनयू पैटर्न। लेकिन एक सवाल और, आपको काम करना है, अच्छी बात है, लेकिन हॉस्टिलिटी के साथ कितना करें? एक तो साथ होना और दूसरा हॉस्टिलिटी। जैसे इफ्तार पार्टी हुई लालू प्रसाद जी के यहाँ, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता नहीं पहुंचा। अल्लावरू यहीं थे, यहां से दिल्ली गए, लेकिन वहां नहीं गए। प्रतिमा दास एक विधायक, जिनको क्या कहेंगे, कोई पार्टी में उस तरह से बड़ी जिम्मेवारी नहीं है, वो वहां जाती हैं। वक्फ बोर्ड वाले में भी प्रतिमा दास ही पहुंचती है। अजीत जी, देखिए, ये हॉस्टिलिटी की बात जो है, ये सचमुच कांग्रेस क्या दिखाना चाह रही है। आप लालू यादव के साथ तालमेल में हैं, राजद के साथ तालमेल में हैं, और उस आप तालमेल रखते हुए भी सद्भाव दिखाने के बदले आप हॉस्टिलिटी दिखा रहे हैं। ये जो मुस्लिम समाज का आंदोलन था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का था, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2 ही राज्य चुने अपने वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ आंदोलन के लिए, बिहार और आंध्र प्रदेश। और इसलिए चुना क्योंकि उनको उन 2 लोगों को हिट करना था जो गैर बीजेपी हैं और अपने को किसी न किसी तरह से मुस्लिम समाज के का हितैषी बताते रहे हैं, कुछ ना कुछ, जैसा आपने कहा कि हिट करते रहे हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। तो पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 26 तारीख को बिहार में आंदोलन के लिए समय तय किया, और 29 तारीख को उनको आंध्र प्रदेश में करना है। इन दोनों को वो लोग किसी तरह से जमीर जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कोई कामयाबी मिलेगी नहीं। नीतीश कुमार और वो सोचा समझा उन दोनों का स्टैंड है, वो नहीं होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन था, उस बड़ा प्रदर्शन हुआ, कई जगह सड़कें जाम हुई, लोग सड़कों पर उतरे, और कांग्रेस के लोग नहीं गए उसमें शामिल होने, बड़े नेता। आप क्या इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां लालू यादव और तेजस्वी यादव मौजूद रहने वाले हैं, या दोनों आने वाले हैं? आप इस लेवल की हॉस्टिलिटी उनके साथ तनाव इस तरह से बढ़ाना चाह रहे हैं? आप इफ्तार की पार्टी में, जो इफ्तार की पार्टी दी, आप उसमें नहीं गए। ऐसा नहीं है कि आप इफ्तार पार्टियों में नहीं जा रहे हैं। उनके यहाँ दी गई जो लालू यादव की तरफ से अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पे, उसमें कांग्रेस के लोग नहीं गए। अभी तक कृष्णा अलावारू लालू यादव से मिलने नहीं गए हैं, वो भी नहीं गए हैं मिलने। राजेश राम अध्यक्ष बने हैं, वो भी नहीं गए हैं मिलने। तो आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप आरजेडी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे मिलकर, तो जब साथ चुनाव राजेश राम के बारे में तो बताया जाता है कि बड़े कड़वे बोल हैं उनके, जो जेपी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को लेकर के। कपिल कपूर कह रहे हैं कि अल्लावरू इज ओबीसी, बाय द वे ये गलत सूचना है कपिल कपूर जी आपके पास। अल्लावरू सवर्ण जाति से आते हैं। अजीत सर, ये जो स्थिति है, हॉस्टिलिटी है, उसी का कारण, वही क्या कारण है कि आप भी जानते हैं बैठक में क्या हुई, जो दिल्ली में बैठक हुई, वहां राहुल जी ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि अभी आपको आरजेडी के साथ ही जाना पड़ेगा, मुश्किल है यदि आप बिना आरजेडी के गए। लेकिन उसके तुरंत बाद बाहर आकर के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं और कृष्णा अलावारू, दोनों ने फिर से एक बयान दे दिया कि तेजस्वी यादव के चेहरे के बारे में बाद में तय होगा, इंडिया गठबंधन तय करेगा सीएम कौन होगा। दूसरी ओर लालू जी कह रहे हैं कि किसी भी हालत कोई माई का लाल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। तीसरी तरफ
अखिलेश सिंह जी आते हैं और वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव ही पूर्व जो अध्यक्ष हैं वो चेहरा होंगे। चौथी तरफ विधानसभा में दो विधायक ही आपस में मतभेद कर गए एक ही माइक पर। अजीत शर्मा ने कहा कि इंडिया गठबंधन तय करेगा और मुन्ना तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव चेहरा है। ये क्या है? देखिए, ये कांग्रेस, यही हम कह रहे हैं ना, ये वो आप शुरू पहले सवाल पर जाइए, जो अति उत्साही लोग हैं, नौजवान लोग हैं, जिनको लग रहा है, जो इस धारणा से प्रेरित दिख रहे हैं कि पार्टी को लालू यादव के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए, पार्टी को अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड रखना चाहिए, उनको ये इस सोच में मतलब ये बात कही गई है। दूसरी एक, ये लोग ये ऐसी पोजिशनिंग कर रहे हैं, ये जो नए नेता आए हैं ये पोजिशनिंग कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को सबसे ज्यादा चिंता है अपनी सीटें घटने की। कांग्रेस पार्टी को बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से पिछली बार 70 सीटें मिल गई थी। उसके पहले कांग्रेस 15 के चुनाव में 43 सीटों पर लड़ी थी, जब जेडीयू और आरजेडी दोनों साथ थे। उसको 37 मतलब 27 सीटें उसको एडिशनल मिल गई 2020 के चुनाव। अब वो कांग्रेस चाहती है, मान रही है कि ये हमारा राइटफुल स्ट्रेंथ है 70 सीटों का, हमको इससे पीछे नहीं हटना है। तो एक पोजिशनिंग है कांग्रेस की, एक पोजीशन लेना चाह रही है कांग्रेस कि जब हम लोग सीट शेयरिंग के लिए बातचीत के टेबल पर बैठे तो हमको अपनी जमीन कंसीड नहीं करनी पड़े, हमको सीटें अपनी नहीं छोड़नी पड़े। जबकि हकीकत यह है कि आप एक नया पार्टनर जोड़ रहे हैं तो आपको सीटें छोड़नी होंगी। हो सकता है कुछ आरजेडी को भी सीटें छोड़नी पड़े और कुछ कांग्रेस को भी सीटें छोड़नी पड़े, क्योंकि मुकेश सहनी की वीआईपी को आप साथ ले रहे हैं। और लेफ्ट पार्टीज का जो स्ट्राइक रेट है, उस स्ट्राइक रेट के हिसाब से आपको लेफ्ट पार्टीज की भी सीटें पिछली बार से ज्यादा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बेटर है। लोकसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, और असेंबली में भी एक सर्टेन इलाके में जो मगध और शाहबाद का इलाका है और उधर सिवान का इलाका है, उनकी परफॉर्मेंस किसी भी पार्टी से बेटर हो सकती है अगर अलायंस में आप उनको ज्यादा सीटें देते हैं। तो कांग्रेस को भी सीटें छोड़नी पड़ेंगी, आरजेडी को भी छोड़नी पड़ेगी। तो कांग्रेस के नेता ये पोजिशनिंग कर रहे हैं कि हमको सीटें नहीं छोड़नी पड़े या कम से कम सीटें छोड़नी पड़े। एक तो ये कारण है। उस जो आपने पूछा कि वो क्यों इस तरह का स्टैंड लिया है लोगों ने, उनको लग रहा है कि अगर हम तेजस्वी के नाम का अनाउंसमेंट अपनी तरफ से नहीं करेंगे तो लालू यादव और तेजस्वी दोनों आप हमारे टर्म पर आएंगे बातचीत करने, वो थोड़ा झुकेंगे, हम ये प्रेशर बनाते हैं। लेकिन आप सोचिए संजीव जी, क्या ये संभव है कि लोकसभा का चुनाव आए और लालू यादव कह दें कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे या नहीं होंगे इंडिया ब्लॉक से, ये हम लोग बाद में तय करेंगे? ये कहना उसी तरह से हो गई बात कि आप कांग्रेस, तो फिर कांग्रेस इस बात को कैसे लेगी? कांग्रेस को ये बात निश्चित रूप से बुरी लगेगी कि राहुल नहीं बने। नीतीश जी को चाहे जितना कोस ले लो, लेकिन सच्चाई ये है कि इसी फ्लिप फ्लॉप के कारण और देरी के कारण नीतीश जी बिदक के चले गए इंडिया गठबंधन से, जिसका बहुत बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन को झेलना पड़ गया और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। यही था, एग्जैक्ट यही पैटर्न था। बिल्कुल बाद में तय होगा जी। देखिए, एक सवाल आपसे किया गया है, लेकिन इसका उत्तर बाद में लेंगे। कपिल कपूर पूछ रहे हैं कि मेरा अजीत जी से सवाल है कि पिछले चुनाव में आरजेडी ज्यादातर सीट चिराग मॉडल के कारण ही जीती, तो इसका उत्तर बाद में लेंगे। इस एपिसोड की शुरुआत 11 बजे की हमने सर जो शुरू किया था वो अखिलेश सिंह के एक वीडियो से किया था। अनिश्चित तौर से ऊंची जाति से आने वाला कोई भी नेता, हालांकि पता नहीं वो इतना सीजन्ड लीडर कैसे अपने ही पार्टी फोरम पे ओबीसी नेताओं के को एड्रेस करते हुए इतना ब्लंडर कर रहा था। यदि वो ऐसा महसूस भी कर रहा होता तो किसी मीडिया हाउस ने नहीं उठाया, हमने उठाया कि वो कह रहे हैं कि मैं, यदि राहुल जी चीख चीख के आपकी बात करते हैं, मुझे पता होता तो मैं भी आवेदन दे करके पैदा आप ही के बीच में होता। और मदन मोहन झा इतने दिनों से, इनके पिताजी इतने दिनों से कांग्रेस में थे, अब इनकी गलती है कि ये पैदा हो गए, ब्राह्मण भूमिहार आदि इत्यादि सब उन्होंने किया। उसके बाद ही हमने ये प्रोग्राम शुरू करते हुए पहला वीडियो किया था और बात की थी कि ये क्या है, अखिलेश सिंह को इमीडिएट हटाना चाहिए। लेकिन ये सुविधा संजीव चंदन और अजीत द्विवेदी को है कि वो कहें कि अखिलेश सिंह को तुरंत हटाना चाहिए। क्या ये सुविधा राहुल गांधी को थी? और यदि अखिलेश सिंह को हटाना चाहिए तो अखिलेश सिंह का रिप्लेसमेंट बड़ा देखा गया वो वीडियो कांग्रेस सर्किल में, और वो रिप्लेसमेंट ऐसे होता। एक बात। दूसरी बात कि कोई भी प्रसंग हो, अखिलेश सिंह ने कभी भी राहुल गांधी के आगे अच्छा रिश्ता रखते हुए भी लालू प्रसाद के आगे सरेंडर नहीं किया था। अदरवाइज 70 सीटें वो लेके नहीं आते। तो नेता तो लंबे दौर तक रहते हुए सीजन्ड भी हो जाता है। कैसे देखते हैं इसको, ये जो रिप्लेसमेंट हुआ और इसका कितना बड़ा असर होने वाला है?
देखिए, रिप्लेसमेंट की बात चल रही थी काफी दिनों से, उस पर आते हैं। उसके पहले जो आपने कहा ना कि एक बात और हम चाह रहे थे शुरू में ही आपको कहना, वो कहे कि बिहार प्रदेश का चाहे जितना भी बड़ा लीडर हो, जितना भी सीजन लीडर हो, कभी भी जो आरजेडी के साथ अलायंस है वो बिहार प्रदेश के नेताओं की वजह से नहीं होता है। ये बात, ये गलतफहमी बहुत लोगों को रहती है कि जैसे अभी ही कहा गया, जो बैठक हुई परसों कांग्रेस के नेताओं के साथ, उसमें राहुल गांधी ने चलते चलते ये बात कही कि पूरी तरह से आपके हवाले है, प्रदेश के जो प्रभारी हैं और जो लीडरशिप है जो कहेगी अलायंस के बारे में हम वो करेंगे। ये कहा गया, ये हमेशा कहा जाता है। लेकिन आरजेडी के साथ अलायंस का फैसला कभी भी प्रदेश कमेटी का नहीं होता। वो अलायंस का फैसला हमेशा राष्ट्रीय नेतृत्व का होता है। वो जब सोनिया गांधी ने अलायंस बनाया तब से आ रहा है। आप देखिए उसके बाद कांग्रेस को कितना स्ट्रगल करना पड़ा है। आप 2000 का चुनाव देखिए, जब 2000 तक कांग्रेस अकेले लड़ती रही, उसको 90 के चुनाव में 72 सीटें आई, 95 के चुनाव में उसको 29 सीटें आई, 2000 के चुनाव में उसको 23 सीटें आई, और तब भी 11%। आपको हैरानी होगी संजीव जी, बाकी अपने दर्शकों को भी हैरानी होगी कि 11% से ज्यादा वोट कांग्रेस को था बिहार में 2000 के चुनाव में, और 14% पर थे, 14% भी नहीं 12% पर थे नीतीश कुमार, और 14% पर भारतीय जनता पार्टी थी, और 11% पर कांग्रेस पार्टी थी। ये 2000 का चुनाव था। जब आप अलायंस में गए आरजेडी के, तब आप 8%, 10%, आप तब दहाई में वोट पहुंचाने के लिए तरसते रह गए उसके बाद। तो ये फैसला हमेशा दिल्ली से होता है कि अलायंस करना है आरजेडी के साथ। अब प्रदेश का जो भी नेता है उसको एग्जीक्यूट करना होता है। वहीं एक एक्यूमेन की जरूरत होती है, एक संतुलन की जरूरत होती है, और आपको एक जानकारी की जरूरत होती है जिसके आधार पर आप आरजेडी के साथ मैनेज करके ज्यादा सीटें ले सकें, जीतने के लायक सीटें ले सकें। अब कांग्रेस की दो बातें और हम उस बैठक की कह रहे हैं, जो हमको जानकारी मिली उस बैठक की, दो बातों की जानकारी हुई कि एक तो ये कहा गया कि आरजेडी अपने उन नेताओं पर रोक लगाए जो कांग्रेस की जीती हुई सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस जो जीती है सीटें 19, उन सीटों पर जो आरजेडी के नेता दावेदारी कर रहे हैं उसे कंफ्यूजन हो रहा है। और दूसरी बात ये कही गई कि हम छोड़ी हुई सीटें नहीं लेंगे। अब ये दोनों बातें बहुत कंट्राडिक्टरी हैं। हमको जो पता है ग्राउंड पर, हम देख के भी आए बिहार में, और जो बातचीत होती है लोगों से, कई लोगों ने कहा कि आरजेडी की जीती हुई जो 80 सीटें हैं उसमें से कई सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस के लोग तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस का आदमी भी कांग्रेस का झंडा लगा करके घूम रहा है। तो जब ये, तो चुनाव के पहले हर पार्टी अपनी पोजीशनिंग करती है ना, हर पार्टी अपना हर सीट पर तैयारी करती है, कौन सी सीट लड़नी पड़े तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक बात पता नहीं कैसे आई कि आप उनको मना करिए, कैसे कोई पार्टी मान जाएगी किसी सीट तैयारी करने से। और दूसरी, छोड़ी हुई सीटें नहीं लेंगे, तो क्या आपने अपना आकलन करा लिया है, कोई सर्वे करा लिया है, आपने ये अंदाजा लगा लिया है कि पिछली बार जो रैंडम सीटें आपको मिली थी, जिनके लिए आपको कैंडिडेट खोजना पड़ा था, आरजेडी को तो कोई कैंडिडेट खोजने की जरूरत नहीं है संजीव जी। उसको आज 243 सीटें लड़नी पड़े तो हर सीट पर उसके पास कैंडिडेट है, लेकिन कांग्रेस के पास तो नहीं है। तो कांग्रेस ने कोई इंटरनल असेसमेंट किया है, कोई फीडबैक लिया है, कोई सर्वे कराया है, जिससे उसको पता है कि हम कौन कौन सी सीटें बहुत मजबूत पोजीशन में है जीतने की। और तीसरी बात है कि आपने ये सोचा है कि जब मुकेश सहनी आएंगे तो उनको कौन सी सीटें दी जाएंगी, वो नए पार्टनर होंगे आपके, उसमें से कौन सी सीट आप उनको देंगे। अगर वो 4%, 5% वोट कमांड करते हैं और वो लेके आ रहे हैं आपके प्लस करने के लिए, तो कौन सी सीटें देंगे। तो ये कहने से तो नहीं होगा। हॉस्टिलिटी की बात, ये स्थिति ये है कि संजीव जी, ये लोग क्यों नहीं आपस में बैठ करके और इस बात को निपटा रहे हैं कि सीट शेयरिंग जल्दी हो जाए। जो आपने कहा कि जो इंडिया ब्लॉक के साथ नीतीश कुमार वाला डिजास्टर हुआ, वही डिजास्टर महाराष्ट्र में भी हुआ। आप वोटर लिस्ट और मतदाता सूची और उन सब की गड़बड़ियों को छोड़ दें, तो ये दो लोगों से, नाना पटोले ने भी एक्सेप्ट किया और संजय राउत ने भी एक्सेप्ट किया कि आखिरी दिन तक हम लोग सीट शेयरिंग में जो उलझे रहे उसका खामियाजा हम लोग को उठाना पड़ा। झारखंड में ये स्थिति पैदा कर दी थी। और मैं बताऊं सर, वो तो यदि महाराष्ट्र की बात करें तो स्थिति ये हुई कि आपको वर्धा एक सीट है जहां एक कैंडिडेट हैं, प्रमोद बाबू शेंडे हुआ करते थे, उनके बेटे शेखर शेंडे। प्रमोद बाबू शेंडे सीजन लीडर थे, 3 बार से बंदा हार रहा है, फिर आप टिकट देते रहे। शहर का बच्चा जानता है कि शेखर शेंडे को टिकट मिला और चुनाव आप हारे। आप एक बार टिकट देके देखें तेली समुदाय जाति से ही, तो दूसरे लोगों को तो वो तो इनके यहाँ एक दिक्कत है। एक चीज और है इनके साथ, और वो ये है, मुझे बिहार के कुछ बूथों पे ये बात आई, पैसे बहुत व्यवहारिक चीजें होती हैं। लोकसभा चुनाव में आप 2,500 रुपया देते हैं एक बूथ पे खर्चा पानी के लिए जो होता है। भाजपा का रेट है 2,000 से 2,500, भाजपा का रेट है 3,500 से 4,000। पहले तो वहीं से आपका खाता हुआ, तब भी आप अच्छा, दूसरा आपको कोई कार्यकर्ता नहीं मिलता है, जबकि आप अल्लाह वरू को 1.5 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हैं।
ऐसे कम से कम आपके यहाँ 100 लोग हैं जिनको आप पे करते हैं। वो पता नहीं कैसा होल टाइमर आप पैदा करते हैं। तो मुझे आपसे सवाल है कि कांग्रेस के साथ ये भी समस्या है ना, कैंडिडेट खोजना और दूसरा कार्यकर्ता खोजना, और कार्यकर्ता ऐसा जो राहुल गांधी से सिंक्रोनाइज कर रहा हो, उनके एजेंडे से सिंक्रोनाइज कर रहा हो। क्योंकि जब आप टिकट देंगे अति पिछड़ा को तो कितना आपके साथ जाएगा, आप नहीं देंगे तो फिर तो आप भूमिहारों और ब्राह्मणों के लिए गेटवे हैं। अजीत सर, देखिए अब इस पर आए, उसके पहले जो हॉस्टिलिटी वाली बात में एक बात रह गई थी उसमें ऐड करते हैं हम। ये अभी हम लोगों ने देखा, हम बिहार में थे, हमने देखा उसके पहले से शुरू हुआ था, एनडीए की एक समन्वय बैठक हो रही है जिलावार। हर जिले में एनडीए की जो 5 पार्टियां हैं, उन 5 पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष हर जिले में उन लोगों ने बैठक की, हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर जिले में 5 पार्टियों के कार्यकर्ताओं से 5 के प्रदेश अध्यक्षों ने बात की। उनके यहाँ वो बहुत ही सिंक्रोनाइज है अलायंस उनका। चिराग पासवान भी पुराने एलआई पार्टनर हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी पुराने हैं, नीतीश कुमार तो पुराने हैं ही। इसके बावजूद समन्वय की बैठकें हो रही जिले जिले में जाकर के। और अब ये बैठक अगले दौर में ये बैठक होने जा रही है प्रखंड के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर। वहां का जिला अध्यक्ष, अब 5 पार्टियों के जिला अध्यक्ष अब जाएंगे घूमने। तो इतना सिंक्रोनाइज करने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, इतना तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीचे तक कोई वर्कर्स के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। और कांग्रेस आरजेडी में हम देख रहे हैं कि इस तरह के तालमेल की कोई बात शुरू ही नहीं हुई अभी तक। कुछ नहीं, अभी एक पोल पोजीशन लेकर के खड़े हैं। एक पोल पर कृष्णा अलावरू और उनके साथ दूसरे लोग खड़े हैं, एक पोल पर लालू यादव, और हर आदमी अपनी अपनी एक तरफा घोषणाएं कर रहा है। ये चुनाव के 6 महीने पहले आप कर रहे हैं। अभी तो टाइम है कि आप ग्राउंड लेवल पर अपना यूनिटी ऐसी मतलब एकता दिखाएं, ऐसा समन्वय दिखाएं कि आपके कार्यकर्ताओं में कोई मतभेद है तो वो दूर हो। उसकी कोई कोशिश नहीं हो रही है। अब आपने जो कहा संसाधन इनके जुटाने की, कार्यकर्ता जुटाने की, और यहीं पे मैं फिर जोड़ दूं, मुझे नीतीश कुमार का जाना ऐसा अखरता है। और उस अखरने पे, हालांकि मैंने लिखा था कि वो अपना बायोडेटा में अश्वत्थामा लिख लिया उन्होंने, लेकिन ये मजबूर किए गए बेचारे। अश्वत्थामा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मजबूर किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। लेकिन वो चाहते क्या थे? वो कन्वेनर मतलब कुर्सी तो नहीं चाहते थे। नीतीश जी के इशारे से जो हो रहा है, एनडीए की बैठकें हो रही हैं, वही चाहते थे वो उस वक्त भी कि एनडीए के, बल्कि माले के दीपांकर जी ने पहली ही बैठक में कहा था कि इंडिया गठबंधन के तमाम आंदोलन सड़क पे अब होने चाहिए, मुद्दों के साथ बड़ी सभाएं होनी चाहिए। तो नीतीश उस वक्त वही चाहते थे जी। अब यही चाहते थे, यही उन्होंने कहा भी। उन्होंने कहा, सब लोगों ने कहा था कि भाई आप अक्टूबर तक आप कैंडिडेट तय करिए। ये बात हुई थी इंडिया ब्लॉक में कि अक्टूबर तक हम लोग सीट शेयरिंग फाइनल करके और अपना कैंडिडेट तय करने में जाए, हर आदमी को सीट का बंटवारा हो जाए अक्टूबर तक। वो गए तो जनवरी में, लेकिन अक्टूबर तक जो चीजें तय हुई थी, जो डेडलाइन दी गई थी कि अक्टूबर तक सारी चीजें तय करनी है, तो कहाँ वो कोई चीज। एक समन्वय समिति भी आपने बनाई तो उसकी भी सिर्फ एक बैठक हुई शरद पवार के घर पे, उसके अलावा कोई बैठक नहीं हुई। उस समय तो कुछ भी नहीं किया आप लोग। और वो अगर सिर्फ उतना हो जाता, अगर नीतीश कुमार रह जाते खाली इंडिया में जो अलायंस में, तो फिर तस्वीर दूसरी होती 2024 के लोकसभा चुनाव। महाराष्ट्र में अगर इन लोगों ने समय रहते सीट शेयरिंग कर ली होती, इस बात की मारामारी नहीं होती कि बड़ा भाई कौन होगा और छोटा दूसरे नंबर का भाई कौन होगा, तो उसमें वहां भी आप लोग को इतनी दिक्कत नहीं आनी थी। लेकिन इन लोगों ने वो नहीं किया, वो आखिरी समय तक लड़ते रहे। वो संकट बिहार में भी अभी दिख रहा है। अब जो आपने कहा कार्यकर्ता और कैंडिडेट की बात कही आपने, ये कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ा संकट है। और ये संकट इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का कोई लीडर ये नहीं कर पाता, पहले दिन से ये नहीं कह पाता है कि हम अलायंस में लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे। कभी आप तैयारी कर रहे होते हैं कि हम सारी सीटों पर अकेले लड़ेंगे, तो आपने कैंडिडेट तैयार कर दिए। कोई मन से तैयार नहीं होता है, किसी का भरोसा नहीं बनता है, क्योंकि उसको पता है कि कब आप अलायंस में चले जाइएगा और कब उसकी सीट चली जाएगी, तो वो आपके भरोसे तैयारी नहीं करता है। और फिर जब आप चुनाव के समय आपको सीटें मिलती हैं तो आप कैंडिडेट खोजने जाते हैं, और उस समय फिर आपके सामने मजबूरी हो जाती है कि अमुक जी के बेटे को, अमुक जी के भतीजे को, या अमुक जी के दाहिने हाथ को, अमुक जी के बाएं हाथ को आप टिकट दीजिए, क्योंकि उनके पास साधन भी है और उनका एक्सेस भी है, जिस एक्सेस के तौर पर वो लोग टिकट ले जाते हैं। तो ये स्थिति नहीं आए, इसके लिए कांग्रेस अभी कुछ करती हमको नहीं दिख रही है। इसलिए कह रहे हैं, हो सकता है कि कुछ उनके पास भी डाटा हो यहाँ दिल्ली में। जो ये भी कहा लोगों ने, आपसे भी बात हो रही थी तो आपने कहा ही कि डाटा आंकड़ों से राहुल गांधी को कोई बहुत वो नहीं था कि आप डाटा आंकड़े दिखा करके हमको मत समझाइए, आप जमीन पर क्या कर सकते हैं ये दिखाइए। तो जमीन पर करने के लिए स्थिति ये है कि विनिंग कैंडिडेट कांग्रेस के पास अभी भी ज्यादातर जगहों पर जो सीटें मिल जाएंगी, जीती हुई सीटों को छोड़ दीजिए, तो आरजेडी के ऊपर डिपेंड कर रहा हो कि आरजेडी के तरफ से कोई कैंडिडेट मिल जाए, आरजेडी का कोई अच्छा नेता हमको मिल जाए, या कांग्रेस के किसी पुराने नेता के परिवार का कोई आदमी।
अभी कैंडिडेट को लेकर के ये स्थिति है संजीव जी, और इस वजह से ऑपरेशन बिहार बहुत दिनों से तैयारी में था और वो कोशिश में थे कि जो है अध्यक्ष बदलेंगे और बहुत सारी चीजें हो रही थी। जब राहुल जी यहाँ आए थे, जो संविधान सम्मेलन, मैं अक्सर कहता हूँ कि उसमें हल्का सा हमारी भी भूमिका थी तो उसको ऑर्गेनाइज करवा देने में, तो वो था कि भाई उस समय से चीजें बदलेंगी। लेकिन आज भी जितने भी जिलों में अध्यक्ष बदले जाने, आज भी एक ही जाति से, भूमिहार जाति से 65% जिलाध्यक्ष हैं जो अखिलेश जी के बनाए हुए हैं। अब आज जिलाध्यक्ष भी ये चुनने जाएंगे तो शायद ही उनको मिले। जो आप कह रहे हैं कार्यकर्ता वाला और नेता वाला मामला, अति पिछड़ा और दलित समुदाय जाति से दलित तो मिल भी जाएंगे, अति पिछड़ा इनके लिए मिलना बहुत कठिन होने वाला है। 2 सवाल और, एक कपिल कपूर का सवाल और एक हमारा कंक्लूडिंग सवाल होगा। कपिल कपूर ने जो कहा था कि पिछली बार फैक्टर चिराग पासवान फैक्टर थे जिसने तेजस्वी जी को मदद किया, इस बार क्या? इसके साथ मैं एक वाक्य और जोड़ दूं, हर चुनाव अपने आप में स्वतंत्र चुनाव होता है। जी देखिए संजीव जी, अब ये कपिल कपूर का सवाल हम पढ़ रहे थे, उन्होंने पूछा था, ये बात ठीक है कि पिछला चुनाव चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी कई जगह हारी और उसका सीधा फायदा आरजेडी को मिला, क्योंकि वो लड़ाई कर ही रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ और उनके पीछे, चिराग पासवान के पीछे भारतीय जनता पार्टी की ताकत थी और भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैंडिडेट दिए थे, सारे संसाधन दिए थे। आपको पता है कि आरएसएस और बीजेपी के कितने लोग चिराग पासवान के टिकट पर लड़े, तो वो उस ताकत की वजह से नीतीश कुमार बैकफुट पर थे। लेकिन ये सिर्फ पहले राउंड में हुआ, ये सिर्फ पहले राउंड का फिनोमेनन था, क्योंकि पहला राउंड जैसे बीता मगध और शाहबाद के इलाके में, खासतौर से शाहबाद में, और बीजेपी को ये अंदाजा हो गया कि अब अगर ये हमारी भूल जो है बहुत भारी पड़ सकती है, आरजेडी चुनाव जीत न जाए, तो फिर उन लोगों ने पीछे हटना शुरू किया, संसाधन रोके, नीतीश कुमार को साथ लेकर के प्रधानमंत्री ने घूमना शुरू किया, ये तमाम चीजें हुई पीछे। लेकिन उसके पहले का फैक्टर देखिए, जब उसके पहले वाले चुनाव की बात कही जाएगी 15 की, तो ये आएगा कि उसमें नीतीश कुमार फैक्टर थे और प्रशांत किशोर चुनाव लड़वा रहे थे, इसलिए आरजेडी को 80 सीटें आ गई। देखिए 2 चुनाव से आरजेडी 80 के करीब सीटें जीत रही है ना, 15 में 80 सीटें, 80 सीटें, और 20 में उनको 76-77 सीटें हैं। तो ये 2 चुनाव हो गए। उसके पहले भी आप देखिए आरजेडी का वोट परसेंटेज 28% के करीब हमेशा रहता है। अगर वो अकेले भी लड़ रही है तो इतना वोट उसके पास आता है। उसको एक एडिशनल फैक्टर की जरूरत होती है जो जुड़ करके उसके कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित कर दे एक सर्टेन इलाके में, चुनिंदा सीटों पर। तो वो फैक्टर अभी भी है और कई कारणों से वो फैक्टर रहेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर की वजह से भी वो फैक्टर रह सकता है। हम ये भी कह सकते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं संजीव जी? नहीं, हाँ बोले, आप इसको पूरा करें। हम ये कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव को जब आप आंकड़े देखेंगे तो बिहार में 2 गठबंधन आमने सामने हमेशा चुनाव लड़ते हैं और इन दोनों गठबंधनों के बीच में कभी भी 78 से 80% से ज्यादा वोट नहीं बढ़ता है। इन दोनों गठबंधन के आमने सामने के चुनाव में भी 78 से 80% वोट आता है और 20 से 22% वोट हमेशा अन्य को जाता है। 9% वोट तो पिछली बार भी निर्दलीय को गया है। इतना आमने सामने की लड़ाई होने के बावजूद ये बिहार की, लोग कहते हैं ना, बिहार की राजनीतिक जागरूकता की जब बात करते हैं तो वो जो इंडिपेंडेंट सोच है बिहार के मतदाताओं की, ये तमाम गठबंधनों का बंधुआ होने के बावजूद 20 से 22% वोट किसी को वोट नहीं करता है, इन दोनों में से किसी को नहीं करता है। तो उस वोट का कुछ सर्टेन परसेंटेज इस बार हमको लग रहा है संजीव जी कि वो आरजेडी की तरफ जाएगा और वो मैं कहना ये चाहता कि उसका एक मैकेनिज्म लोकसभा में डेवलप हो गया और वो ये कि जैसे कुछ कोई कोयरी कुछ उम्मीदवार देके, कुछ तेली उम्मीदवार देके, जो कभी वोट ना करने वाला अति पिछड़ा समूह है उसने भी वोट इनको किया है। यदि इस फॉर्मूले को वो कंटिन्यू करते हैं, देखना है कि मुकेश सहनी किधर जाते हैं, ये सब चीजें बहुत कुछ अनफोल्ड होना है। कुछ लोग आ रहे हैं इन पत्रकारों को सुन के मजा आ रहा है, अभी तो कोई चुनाव लड़ नहीं रहा। चुनाव तो रोज लड़ना पड़ता है, चुनाव रोज बीजेपी लड़ती है। एक आखिरी सवाल, चूंकि हम लोगों की सीमा है, समय की भी एक सीमा है, और जल्दी अजीत जी की एक खासियत इन दिनों ये है कि बिहार में काफी घुमा इन्होंने, तेजस्वी को लेकर मूड भी देखा है, तो जल्द हम लोग उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक सवाल और आखिरी सवाल कि मैं देख रहा हूं कि बिहार में चुनाव जेएनयू पैटर्न पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश की ओवरहॉलिंग भी जेएनयू पैटर्न पे ही हुआ, जेएनयू के लोग भी लगे हुए हैं वहां, संदीप और दूसरे लोग, और संदीप के तुरंत बाद 1 या 2, शायद संदीप के बाद मोहित के बाद कन्हैया आए थे, ये आयशा और सीपीआई के लोग वहां काम कर रहे हैं। आपको भी दिखाई पड़ रहा है क्या कि जेएनयू पैटर्न से चीजें हो रही हैं और सब कुछ पोस्टर, बैनर, जमीन से ऊपर की चीजें, एक जगह आने पे कोई आंदोलन में आप खड़ा नहीं, इवन जेएनयू से गंगा ढाबा से जंतर मंतर जाने में भी पसीने छूट जाते हैं लोगों को, वहाँ लोगों को ले जाने में,
ये स्थिति थी। क्या वही हो रहा है, और क्या यही बीमारी कन्हैया को लगी हुई है जिसके कारण वो बार बार बुरी तरह से चुनाव हारते हैं? ये बात आपने जो कही, इसको दो लेवल पर देखना है। चेहरे देखेंगे अभी तो आप चेहरा देखिए शकील अहमद खान और कन्हैया कुमार, आप कह सकते हैं कि दोनों जेएनयू ब्रांड हो गए, दो लोग जो जिन लोगों की जो जो चेहरा अभी बिहार में बने हुए हैं। और दोनों में बड़ा बड़ा ट्यूनिंग है, माने गुरु चेले जैसा ट्यूनिंग है, सीनियर और जूनियर वाली ट्यूनिंग है। सीनियर जूनियर की है, सीनियर जूनियर है, तो उसी हिसाब से दोनों कर भी रहे। तो चेहरे देखेंगे तो चेहरे भी दिख रहे हैं जो आप जो बात कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, और आइडियोलॉजिकल लाइन भी देखिए तो वही दिख रही है। अब कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पानी का मुद्दा उठा दिया, और पानी खींचने अब मल्टीनेशनल कंपनी जाएंगी, बड़े कंपनियों की नजर बिहार के पानी पर है। अब एक तरफ आपकी यात्रा है कि पलायन रोको, तो पलायन कैसे रुकेगा? जब उद्योग धंधे लगेंगे, कल कारखाने लगेंगे, तभी तो पलायन भी रुकेगा। और दूसरी तरफ आप बड़े कॉर्पोरेट को टारगेट भी कर रहे हैं कि उनकी नजर बिहार के पानी पर है। तो जब आप किसी को बुलाएंगे कंपनी लगाने के लिए, तो क्या उसको पानी नहीं निकालने देंगे? पानी वो थोड़े समुद्र के किनारे से ले आकर और बिहार में फैक्ट्री लगाएगा। तो ये एकदम टिपिकल जेएनयू मार का बात हो गई बिहार। जब जब बल्कि नितिन गडकरी से सीखिए सर, नितिन गडकरी से सीखिए। वो पूरा महाराष्ट्र में जहां पानी नहीं है वहां गन्ना उग रहा है, यहाँ गन्ना के लिए बुला लो कंपनियों को। और नितिन गडकरी तो बाजबता उससे कुछ क्या, उससे चीनी बनाने, चीनी के कुछ वेस्ट से इथेनॉल बना ले, इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड नहीं करे। हाँ बिल्कुल। तो अब एक क्या कन्हैया के दिमाग में कहीं ना कहीं होगी कि एक बोटलिंग प्लांट पेप्सी का लगा, मान लीजिए बेगूसराय में जब वो उद्योग मंत्री थे शाहनवाज हुसैन, उन्होंने शुरू किया। तो अब इस बात से अब आपका तुरंत अंदर का वो जाग गया कि पूंजीपतियों का विरोध करना है। पूंजीपतियों का विरोध करना एक अलग चीज है। आप जब पलायन रोको यात्रा निकाल रहे हैं तो उद्योग धंधों को आमंत्रित करना एक दूसरी चीज है। आप उद्योग धंधे आए और वो शोषण नहीं कर सके प्राकृतिक संसाधनों का, बहुत ज्यादा जो उसकी कीमत मिले बिहार के लोगों को, उसके अनुपात में फायदा मिले, ये सब सोचने की बात होती है। जो आपने कहा आइडियोलॉजिकल लेवल पर भी डायरेक्शन उसी तरह का दिख रहा है कि उसी तरह की बातें हो रही। एक बात जो उसमें हमने हमारी कहने की रह गई थी पहले, जो आपने कहा ना ओबीसी वाली बात जो हम लोग कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी माफ करिएगा, कांग्रेस एकदम ओबीसी छोड़ के राजनीति कर रही है। ये बिल्कुल ही ठीक नहीं बात है। ये आपको, हमने राजेश राम को सुना पहले दिन जब वो अध्यक्ष बने, उसके बाद पहला संबोधन था जिसमें उन्होंने कहा कि हम 23% वोट की राजनीति करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम और दलित की बात कही कि 20%, 19%, 18% दलित है, मुसलमान है। भाई आप 63% पिछड़ा है, उसकी बात कौन करेगा? 63% पिछड़े हैं, 36% अति पिछड़ा है, 27% पिछड़ा है, आप उसकी बात करिए आगे बढ़ के। राहुल गांधी उसको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आबादी के अनुपात में उसको प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं। आप उसकी बात करिए, उसका चेहरा आगे करिए। जो आपने कहा कि कुशवाहा वोट ले आए, आप देखिए ये कैसे होता है कि सीपीआई एमएल का, जिसको आरा बक्सर में मुड़ी कटवा पार्टी करते हैं, वहां बनियों ने वोट दिया सुदामा प्रसाद। ये जो मॉडल आप कह रहे हैं कि जो मॉडल इमर्ज हुआ है लोकसभा में, और वो राजाराम कुशवाहा चुनाव जीत गए काराकाट से, वो तो खगड़िया चुनाव भी जीत जाते। वहां से बनिया मतलब तेली ये सुदामा प्रसाद, वही सुदामा प्रसाद को वोट दिया वहां बनियों ने, जबकि वो सीपीआई एमएल के थे। और भूमिहारों ने जहानाबाद चुनाव हरवा दिया जेडीयू। तो ये इस तरह की राजनीति बहुत देखने को मिली है बिहार में। बल्कि कांग्रेस जब मुगालते में जाएगी तो सवर्णों को ठीक ठाक टिकट दे करके, मतलब जहां जहां आप देख सकते हैं जो सवर्ण टिकट मिलता है वो करके भाजपा उसकी भी भरपाई कर ली जा सकती है यदि आरजेडी चाहेगी। ये तो कास्ट का, ये तो ये चीजें, जब देखिए आइडियोलॉजिकल बैरियर तो अब लगभग खत्म है, मान लीजिए कि आइडियोलॉजिकल बैरियर है नहीं। और हर पार्टी, हम आप देखिए बिहार में अभी तुरंत कास्ट के सारे वो रैलियां शुरू हो गई कास्ट की। अलग अलग राजपूतों की रैली हो रही है, कोई उसके नाम पर राणा संगा महाराणा प्रताप के नाम पर लड़ रहा है, ताती ततमा की अलग रैली हो रही है, कोई कुर्मी नेता है, हर जाति के नेता अपनी अपनी रैलियां कर रहे हैं। कास्ट की आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स बढ़ रही है, हर कास्ट ये जोड़ रही है। पहले एक दो कास्ट में हम लोग सुनते थे कि ये बड़ा टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, अपनी जाति का जिस पार्टी का भी कैंडिडेट हो उसको जितवाते हैं। पहले एक दो कास्ट के लिए सुनते थे हम, आज हर जाति के बारे में हो गया कि हर आदमी अपने नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अगर इस मॉडल पर आरजेडी कांग्रेस अगर मिल के काम करते हैं तो उसका फायदा मिलेगा उनको। बिल्कुल। अब देखना यह है, चूंकि अब समय हो चुका है, रजीत जी को भी दूसरे शो में भी जाना होगा या शायद पार्लियामेंट भी जाना था, तो किसी दिन तेजस्वी यादव के बारे में मूड मिजाज इन्होंने जाना है। लेकिन मुझे एक बात का डर है अजीत सर, अब इस पर मैं कंक्लूड करते हुए आपको बस कहते हुए ये सुनते हुए जाइए और हमारे दर्शक भी सुनेंगे
कि एक बात का डर है कि हर 3 से 4 साल पर राहुल गांधी को मैं 2008 से शिफ्ट होते हुए देख रहा हूं। हमारी किताब आपने देखी होगी, तो वही जिला है जहां से राहुल एक्टिव होते हैं, वही जिला है, वही साल है जिस दिन हमने भी टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था। और एक बार फिर बिहार में एक शिफ्टिंग दिखाई पड़ रही है, और वो जो शिफ्टिंग है वो दो प्रकार की। एक जो अजित जी कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट वो जो भाषा है, वो जो चीजें हैं कि पानी और कॉर्पोरेट वाला प्रसंग, और दूसरा बात ओबीसी की होते हुए भी ओबीसी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। पलायन वाली जो बात है और रोजगार वाली बात है, वो भी एक खास किस्म की शिफ्टिंग ही है, क्योंकि अब तक मैंने जितने भाषण, जितने इंटरव्यू कन्हैया कुमार के सुने हैं, उसमें सोशल जस्टिस का कोई वोकैबुलरी नहीं। अब कोई मुझे यह मत समझा दे कि पलायन भी सोशल जस्टिस का मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ठीक 12:30 बजे एक बार और मिलते हैं। हम आज बात करने वाले हैं नॉन स्टेट एक्टर। कर्मी सेना भी अब बुलडोजर लेकर के पहुंच गई, और योगी क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।